हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति को देखने वाले हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको चीजों को पढ़ने में काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, 52 से लेकर 62 तक, इनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। हाँ, देश के प्रथम नागरिक की बात की जाए तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। या फिर राष्ट्राध्यक्ष की बात की जाए, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, या फिर गणतंत्र के प्रमुख की बात की जाए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो राष्ट्राध्यक्ष हुआ या फिर गणतंत्र का प्रमुख हुआ, वो भी राष्ट्रपति ही है। या फिर संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, संघ की कार्यपालिका, संघ अर्थात सेंटर, यूनियन। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख, एक मिनट रुकिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये बातें मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, डिफरेंस भी बता दूंगा क्या है। फिलहाल आप ये जानकर चलिए, कार्यपालिका अर्थात जो कार्यपालिका मतलब जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, और उसका जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इतना बस मोटा मोटी आप जान के चलिए। तो संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। बट अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से इसका जो प्रमुख है वो पीएम है। बट ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप राष्ट्रपति ही मानेंगे, राष्ट्रपति ही टिक लगाएंगे। ठीक है, हाँ, वास्तविक पूछा जाए, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो वो तो चलिए प्रधानमंत्री के पास ही होती है। ठीक है, लेकिन वास्तविक कहीं पूछा जाए तब ऐसा कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो कौन है? राष्ट्रपति। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चलिए अनुच्छेद देख लेते हैं, और फिर डिटेल्स में हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में ये बोला है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। शक्ति अर्थात संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, तो कार्य एवं शक्तियों की बात 53 में बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 54 में बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उसके बाद 55 में बात की जाए तो जो निर्वाचन की रीति है, मैनर है, उसकी बात की गई है 55 में, जैसे कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा, या फिर क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये सारी बातें हम आगे देख लेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए। उसके बाद 56 की बात की जाए तो 56 में पदावधि की बात की गई है कि पद की अवधि कितनी होगी, मतलब कितने टाइम तक एक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। तो देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद, या फिर शपथ भी आप ध्यान में रख सकते हैं, शपथ लेने के बाद ही तो पद ग्रहण करेंगे, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 57 की बात की जाए तो पुनः निर्वाचन की पात्रता की बात की गई है। 57 में, 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, आप जान लीजिए कि पुनः निर्वाचन की बात करें, मतलब कि दोबारा से री इलेक्शन की बात करें, री इलेक्शन की बात की जाए तो एक राष्ट्रपति जो है ना, मतलब एक व्यक्ति जो है ना, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार। जैसे अमेरिका में है ना कि 2 ही बार, लेकिन भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार बन सकता है। अनुच्छेद 58 की बात की जाए तो 58 में योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ये सारी बातें आगे हम देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। 59 की बात की जाए तो अनुच्छेद 59 में शर्तों की बात की गई है। शर्त की बात की गई है तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या क्या मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। जैसे कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी मतलब सदन का सदस्य है या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो जाता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, या फिर वो किसी भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति पद के अलावा। ये सारी बातें हैं। खैर, आगे हम देखेंगे। 60 की बात की जाए तो इसमें शपथ की बात की गई है। ठीक, अब किसके सामने लेता है ये तो हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई है।
61 की बात की जाए तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट। ठीक है, महाभियोग की क्रिया की बात की जाए तो 61 में बात की गई है राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 में। 62 की बात की जाए तो जो रिक्ति होती है, वैकेंसी होती है, उसको भरने के लिए चुनाव कराने का जो समय है, ठीक, कितने समय के अंदर चुनाव कराना होगा, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 62 में। अब एक एक करके सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। निर्वाचन की विधि की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट मेथड द्वारा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजते हैं, हम जिन्हें डायरेक्टली चुनकर भेजते हैं, जिन सांसदों को या फिर जिन विधायकों को, वही तो जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, क्योंकि हम जिन्हें डायरेक्टली चुनकर भेजते हैं वे लोग जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं करते हैं, हमारे द्वारा भेजे गए लोग जाकर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। उसके बाद देखें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये चुनाव होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनकी संख्या की बात की जाए, सभी राज्यों के विधायकों की संख्या की बात की जाए और सभी सांसदों की संख्या की बात की जाए तो विधायकों की संख्या सांसदों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इंडिविजुअली इनके वोट की बात की जाए कि एक सांसद एक वोट के बराबर होगा और एक विधायक एक वोट के बराबर होगा, फिर तो विधायकों की संख्या, विधायकों का जो मत मूल्य है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए सुनिएगा, इसीलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें अलग अलग राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ और जो राज्य है उनमें समानता भी होनी चाहिए। इसीलिए जो संसद है तथा राज्य का जो विधानसभा है उसके प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, ताकि समान अनुपात मेंटेन रहे। देखिए, और समान अनुपात कैसे निकाला, मतलब उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है वो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक विधायक के जो मत का मूल्य होता है, एक विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें डिवाइड कर देना होता है राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 40 हैं, कुल जनसंख्या ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ है। ठीक है, जो भी आप समझ रहे होंगे, 1 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही ये डिवाइड करेंगे ये बचेगा, तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड, देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है इस फॉर्मूले में, 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि और छोटा हो जाए। तो 1000 से जब डिवाइड करने जाएंगे ना, नीचे 1000 लिख देते हैं तो ये 3 जीरो और गायब हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा मत मूल्य। तो मत मूल्य 1 मिनट 100 हो जाएगा, तो देखने में थोड़ा छोटा लगेगा। तो वही थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए 1000 से भी डिवाइड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, एक नज़र देख लीजिएगा जब भी रिवाइज कीजिएगा नोट्स को। तो हाँ, सांसदों के मत का मूल्य की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या ले रहे हैं और राज्य के जो विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निर्वाचित सदस्य, कोई भी नहीं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, इंटू 1/100, 1/1000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सांसद के मत मूल्य की बात की जाए तो सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, ठीक है ना, सभी राज्यों के जो कुल विधायक हैं उनका जो मत मूल्य आया है उसमें डिवाइड कर देना है कैसे, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य के द्वारा। लोकसभा हुआ या फिर क्या बोलते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित। हर जगह जो भी जहाँ भी सदस्य की बात आ रही है निर्वाचन में, वहाँ हर जगह निर्वाचित सदस्य ही होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मत मूल्य को थोड़ा सा आप एक नज़र देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, आपको नाम ध्यान में रखना है कि निर्वाचन की जो विधि में आपको नाम ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र है, ठीक, एक बहुत बड़े क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुनकर भेजा जाता है, जैसे मान लीजिए विधायक को ही चुनकर भेजा जाता है। ठीक है, तो एक विधायक जो होता है बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या के बदले एक ही विधायक जाता है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं जाती है। ठीक है ना, जिन्हें हम डायरेक्ट चुनकर भेजते हैं, जिन विधायक को, ठीक, तो बहुत लोग ना चुनकर भेज रहे हैं विधायक को, बट ये एक ही व्यक्ति जा रहा है। ठीक, एक सिंगल व्यक्ति, इसी का वोट काउंट होगा, हम सबका नहीं काउंट होगा। समझ पा रहे होंगे, जिनको हमने चुनकर भेजा है, एक व्यक्ति को चुनकर भेजा है, वही काउंट होगा, उसी के वोट को काउंट किया जाएगा। तो एक के लिए एकल संक्रमणीय ट्रांसफरेबल मत। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात की जाए, हाँ ये आपने देख लीजिए,
गुप्त मतदान के द्वारा किसी को, हालांकि सबको पता होता है, वहां पर तो पता ही होता है कौन किसको वोट दे रहा है, बट दिखाया नहीं जाता है गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है, अप्रत्यक्ष, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, चलिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं जो निर्वाचन करता है राष्ट्रपति का? तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं सब निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आएंगे। राज्य की विधानसभा की बात की जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, संसद में यहां पर बात की गई है दोनों सदन होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लेकिन विधानसभा, यहां विधानमंडल की बात की जाए तो केवल विधानसभा है, यहां पर विधान परिषद नहीं है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसीलिए विधान परिषद को नहीं रखा गया है, केवल विधानसभा को रखा गया है। तो संसद के दोनों जो सदन है वो तो उनके जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, वो शामिल तो होंगे ही। राज्य की जो केवल विधानसभा है ना, विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है ना, वर्तमान में ये प्रस्तावित, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो दिल्ली, पुदुचेरी की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि निर्वाचित सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदन, राज्य की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, इस एग्जाम्पल में मैंने दिल्ली, पुदुचेरी लिखा है। ठीक है, योग्यता की बात की जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये सारी बातें आप याद कर जाइएगा, कैसे भी ध्यान रखिएगा। इसमें याद क्या करना है, सिंपल सी तो बातें हैं। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो या फिर कोई अधिकारी नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद देखें तो कम से कम 50 प्रस्तावक प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 अनुमोदक सेकंडर्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहीं पर ये सारी चीज़ें तो सबके पास हो सकती है, देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबके पास हो सकती, मतलब बहुतों के पास हो सकती है, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, राजनीतिक आपको सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। जमानत राशि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 15,000, ये बता चुका हूँ। महाभियोग का जो प्रस्ताव है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। देखिए राष्ट्रपति तो, एक तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब राष्ट्रपति हो सकता है, अपना वो त्यागपत्र दे सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये सारी बातें हैं। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। हाँ, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, किस 2/3 बहुमत से, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन प्रस्ताव को लाने से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको हाईलाइट किया है उन पर विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ एक बातें हैं, ये ध्यान रख लीजिए। हाँ, राष्ट्रपति के शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। उसके बाद बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसको कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ये एक फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देगा, अपना त्याग पत्र के द्वारा भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है उसको कितने दिनों के अंदर भर देना चाहिए? 6 माह के भीतर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक फैक्ट है, 6 माह के भीतर भर देना चाहिए, मतलब भरना पड़ेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर अगर पद का त्याग कर देता है राष्ट्रपति या फिर पद से हटा दिया जाता है, मान लीजिए महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा, तो उसके बाद जो कार्यभार संभालेगा वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। या फिर उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब कार्य एवं शक्तियों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति की, एग्जीक्यूटिव पावर्स की। देखिए, समस्त कार्यपालिका का जो कृत्य है, समस्त जो कार्यपालिका का कृत्य है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस है, वो सब किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिलहाल आप इतना ध्यान में रख कर चलिए कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उनका जो काम है ना, वो सब काम किनके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। कार्यपालिका का समस्त जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, अनुच्छेद 77 के तहत। ध्यान रखिएगा, ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। क्या लिखी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री को चुनकर, मतलब प्रधानमंत्री चुना हुआ होता है या फिर नियुक्त किया हुआ होता है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री चुना हुआ नहीं होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हम जो चुनकर भेजते हैं वो सांसद को चुनकर भेजते हैं, सांसद अपना नेता चुनते हैं, उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत ही, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अटॉर्नी जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया 76 के तहत, ये हम अलग से देखेंगे अटॉर्नी जनरल को, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पर बस मैंने लिख दिया है। कैग की बात की जाए, सीएजी की बात की जाए तो 148 के तहत कैग की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है। गवर्नर को नियुक्त करता है राज्यपाल को, अनुच्छेद 76 के तहत। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसलिए डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ इन बातों पर, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, ये अलग ही हम पढ़ेंगे, अलग वीडियो में। गवर्नर अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए। न्यायाधीश की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280 के तहत, इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ या फिर अन्य सदस्य जो उसके हैं चुनाव आयोग के 324 के तहत, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं आदि। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा, जिसको हाईलाइट किया उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, जिसको नहीं किया एक नज़र देखते रहिएगा। उसके बाद बात की जाए तो एक मिनट, नीचे कुछ छूट तो नहीं रहा है, हाँ। अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित करता है और उनका जो प्रशासन करता है, उनका जो, एक मिनट रुकिए, हाँ, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, ये भी राष्ट्रपति का काम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्य है। उसके बाद विधायी शक्ति की बात की जाए, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की जाए तो संसद के सत्र को आहूत करना, ठीक है, शुरू करना, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सत्रावसान करना, छुट्टी पर रखना कुछ दिनों तक, मतलब रोक कर रखना, या फिर उसका विघटन कर देना, समाप्त कर देना, ये राष्ट्रपति का कार्य है, अनुच्छेद 85 के तहत, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करता है राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, एड्रेस करता है। कब? जो प्रत्येक आम चुनाव होता है ना, हर आम चुनाव का जो आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, प्रथम सत्र होगा, उसको संयुक्त रूप से जो संबोधित करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा एक तो हो गया प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला जो सत्र होगा, और हर वर्ष पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा, ठीक है ना, संसद को। तो थोड़ा सा ये आप पढ़ते रहिएगा। अनुच्छेद 87, इधर अनुच्छेद मैंने बगल में लिख दिया है। संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, बुला सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, संयुक्त बैठक को लोकसभा और राज्यसभा की। उसके बाद देखें तो जो भी विधेयक है, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना या फिर उसको रोक लेना या फिर पुनः विचार के लिए सदन को लौटा देना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन धन विधेयक को वो नहीं लौटाएगा, धन विधेयक को छोड़कर ये सब कार्य कर सकता है। धन विधेयक के लिए उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी, धन विधेयक के अलावा बाकी चीज़ों के लिए, मतलब या तो उसको रोक कर रख लेगा या फिर पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। अध्यादेश को जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके तहत मतलब जो संसद का कार्यकाल नहीं चल रहा है तो उस बीच में ये राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा जरूरत पड़ने पर कोई कानून ला सकता है। उसके बाद बात की जाए न्यायिक शक्ति की, जुडिशियल पावर की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 143 के तहत। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान के अंतर्गत कौन कौन से क्षमा है वो देख लेते हैं। पहले तो डायरेक्ट बात की जाए तो क्षमा की, पार्डन की,
तो राष्ट्रपति जो है दंड से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, ठीक है, पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। कोई किसी को दंड दिया गया उससे पूरी तरह माफ़ कर सकता है, ये पावर है। उसके बाद क्या है, लघुकरण की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। मतलब दंड का जो स्वरूप है ना, जो सजा दी गई है उसको, दंड का जो स्वरूप है उसको बदलकर कम कर देना। मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसके स्वरूप को बदलकर उसको कठोर कारावास में बदल देना, ठीक है, कारावास की सजा दे देना, लंबे समय तक कठोर कारावास में बदल देना, ठीक है। परिहार की शक्ति है, रीइमिशन की, मतलब इसमें क्या है, अवधि को कम करना। राष्ट्रपति अवधि को कम कर सकता है। मान लीजिए किसी को 25 वर्ष की सजा दी गई है, या फिर क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम सजा दी गई है, जब तक वो जिंदा है, तो उसकी जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है। मान लीजिए 25 वर्ष की सजा दी गई है तो 5 वर्ष कर सकता है, 10 वर्ष कर सकता है कम करके। ये हो गया परिहार। विराम की बात की जाए तो विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर सकता है राष्ट्रपति। ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास, जैसे गर्भावस्था आदि के कारण, ठीक है ना, कोई प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में। उसके बाद बात की जाए तो प्रविलंबन, मतलब ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्रविलंबन की बात की जाए तो कुछ समय के लिए टालना, इसका अर्थ ये हुआ, प्रविलंबन का अर्थ हुआ कुछ समय के लिए टालना। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे फांसी को अस्थायी रूप से रोक देना। अस्थायी अर्थात मतलब कुछ दिनों के लिए रोक देना, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से रोक देना, कुछ समय के लिए टालना, ऊपर लिखा तो है मैंने, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ भी है राष्ट्रपति के पास, इमरजेंसी पावर्स हैं। इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है 352 के तहत। किस केस में घोषित करता है, ये अलग अलग टॉपिक है, ये सब हम अलग अलग देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर आर्टिकल्स को देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है 360 के तहत, हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं हुई है। उसके बाद वित्तीय शक्ति की बात की जाए, फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए तो धन विधेयक जो है ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने शुरू में वहाँ कुछ देर पहले बताया था ना कि धन विधेयक जो है ना, उसको छोड़कर बाकी में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो उस बिल को रोक कर रख सकता है या फिर पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है वापिस। लेकिन ये चूंकि पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा रहा है संसद में, तो इसको लौटाने की सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 110 के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखें तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, बजट संसद के समक्ष चलाया जाता है 112 के तहत, ठीक, ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद अन्य शक्तियों में बात कर ली जाए तो देखिए, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं एवं समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होते हैं, ठीक है। भारतीय सेनाओं का जो प्रधान सेनापति होता है, भारतीय सेना अर्थात जो भी थल सेना है, वायु सेना है या फिर नौसेना है, उनका जो प्रधान सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी राजदूत हैं या फिर उच्चायुक्त हैं उनको भेजना या फिर उनका स्वागत करना राष्ट्रपति का कार्य है। वीटो की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। वीटो मतलब मना कर देना, अपनी सहमति नहीं देना। शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो वीटो का मतलब ये हुआ। तो वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है, देखिए, आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेता है, ठीक, कोई राय नहीं देता है, सुरक्षित रख लेता है अपनी राय। तो इस वजह से विधेयक समाप्त भी हो जाता है। खैर, आगे बात करें, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या करता है, ध्यान रखिएगा, पुनः विचार के लिए लौटाता है, ठीक है ना, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है राष्ट्रपति विधेयक को, बिल जो है उसको। पॉकेट वीटो क्या होता है, कोई निर्णय नहीं देता है, कोई निर्णय नहीं, अर्थात अनिश्चित काल के लिए उसको सुरक्षित रख लेता है, कोई भी निर्णय नहीं, ठीक है। शब्द से आप समझ लीजिए इसको, इसी शब्द से पॉकेट में रख लेता है हमेशा के लिए, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एक बातें और देख लीजिए, जैसे कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये मैं बता चुका हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन रहे, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। तो ये एक फैक्चुअल बात है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, मतलब उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति का जो कार्यभार है, मान लीजिए वो पद का त्याग कर देता है या फिर मृत्यु हो जाती है या फिर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के जो पदभार से कार्यभार जो संभालेगा वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो संभालने वाला देश का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। थोड़ा सा ये फैक्चुअल बात है, ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।